बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और हमें शहर इक़्तिदार से इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है इब्राहिम राय साहब ने। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं आज हमारे पास। एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने कहा, उनका बयान कि बड़ा आदमी इंसाफ नहीं एनआरओ चाहता है और छोटा किसान बाहर पैसा लेकर नहीं जाएगा चूंकि लंदन में फ्लैट नहीं ले सकेगा। एहतसाब का बयानिया है और एहतसाब का नारा लगा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। इसको भी हम आज रिविज़िट करेंगे कि कितनी कामयाबी रही और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये जो बात कही है आज क्यों कही। और राय साहब, दूसरी खबर ऑब्वियसली है तो 12 अक्टूबर की, लेकिन इसके ऊपर अभी भी बात हो रही है और बड़ी तफसील के साथ बात हो रही है, क्योंकि लोगों का ये ख्याल है कि जनाब वो लोग जो ये कह देते हैं जब भी नज़रिया ज़रूरत के तहत कि जनाब अगर हमारे मकासद और हमारी डील या जो मकसद हम जो मंजिल हासिल करना चाहते हैं, मफामत हो चाहे मजामत हो, किसी भी तरीके से आ जाए तब भी हमें कबूल है। नवाज शरीफ साहब ने ये बात कही, 12 अक्टूबर गुजर गया लेकिन कुछ नहीं कहा, तो इसकी क्या वजह है, क्यों खामोशी है। और आखिर में राय साहब, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की खबर आपके पास है, ये भी तफसील आपसे जानेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू द फर्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, इमरान खान साहब, राय साहब क्यों ये बात कर रहे हैं? आपको लगता है कि नैब जब से ये ऑर्डिनेंस आया है कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिचड़ी ज़रूर पक रही है, लोगों को इससे रिलीफ मिला? लोग ये भी कहते हैं कि सियासतदानों को रिलीफ मिला है, लेकिन पब्लिक ऑफिस होल्डर्स वाला जो क्लॉ है वो अभी अपनी जगह पे मौजूद है। और आज जो उन्होंने जो तकरीब से खिताब करते हुए बार बार ये लंदन के फ्लैट्स का जिक्र करते हैं, करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जिन लोगों ने करप्शन की है उन्हें बेनकाब करना चाहिए, उनकी निशानदही होनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि सर अब बहुत देर हो गई है, हम एहतसाब को उसके मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सके? इमरान खान साहब की अगर बात की जाए और जिस तरह का एहतसाब होना चाहिए था, सर एहतसाब हमें नज़र नहीं आता ना, केसेस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं। हाँ, तारीखें मिलती हैं, नैब ऑर्डिनेंस भी बीच में आ गया, तो इसलिए चीज़ें मुश्किल हो गई हैं और एहतसाब का बयानिया अब हमें माजी की बात लगता है। देखिए आशमी साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो पॉइंट रेज किए हैं उनको समझने की ज़रूरत है और उसके दो पहलू बहुत अहम हैं। जब वो ये कहते हैं कि कोई बड़ा आदमी जब जुर्म करता है, चाहे वो मालियाती जुर्म हो या किसी और नौयत का जुर्म, तो उसको रिलीफ मिल जाता है या उसको एनआरओ मिल जाता है। तो उसकी कुछ मिसालें बिल्कुल जीती जागती हमारे सामने मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आसिफ अली जरदारी पर 8 अरब रुपए की जाली ट्रांजैक्शन का केस है। इससे पहले जो जाली अकाउंट्स केस था उसमें 30 अरब रुपए की रिकवरी भी हो चुकी है और उनके जो साथी थे वो एक तरह से आप कहें कि प्ली बारगेन करके एडमिट कर चुके हैं कि उन्होंने ये जुर्म किया था। इसी तरह न्यूयॉर्क का जो फ्लैट का केस है वो भी आसिफ अली जरदारी का था, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि अदालत ने उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करने के लिए उनको बुलाया। वो बड़े प्रोटोकॉल के साथ आए और इससे पहले वाली जो पेशी थी उसमें उन्होंने कहा कि मैं बीमार हो गया था। और जब भी इनके ऊपर केसेस बनते हैं ये बीमार हो जाते हैं। उसके बाद अदालत ने उस बीमारी के ऊपर भी कोई ख़ास ऐसे रिमार्क्स नहीं दिए और वो जो उनकी फर्द जुर्म आयद होनी थी वो इल्तवा का शिकार हो गई। दोबारा वो आए, इस मरतबा उन्होंने एक नई प्ली ले ली और नैब ऑर्डिनेंस का जिक्र कर दिया। हालांकि नैब ऑर्डिनेंस के तहत बिल्कुल भी कोई शिक ऐसी नहीं है कि आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सके। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो इशारा था कि बड़े लोगों को एनआरओ मिल जाता है पाकिस्तान के करप्ट निज़ाम की वजह से और मखसूस अदालती निज़ाम की वजह से, उनका इशारा इस जानिब था। दूसरा आप देखें, शहबाज शरीफ 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। एफआईए के सवालात का जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं है। नैब ने उनके ऊपर जो केसेस खोले उसमें जब वो सवालनामा भेजते हैं, शहबाज शरीफ उन सवालों के जवाब नहीं देते। जब उनको बुलाया जाता है तो अपनी एक बड़ी तगड़ी किस्म की कानूनी टीम खड़ी कर देते हैं। एफआईए जब उनसे पूछता है कि आपका रमज़ान शुगर मिल्स केस से किस किस्म का ताल्लुक है, क्योंकि जाहिर है कि आपका ये ख़ानदानी कारोबार था, तो उनका जवाब ये होता है और उनके वकला का, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ का बराह रास्त, कि ये सवालात मेरे बच्चों से पूछें और मेरी बीवी से पूछें जिन्होंने मुबैना तौर पर यह करप्शन की होगी। और आज शहबाज शरीफ भी, अगरचे उनको जेल जाना पड़ा,
लेकिन शहबाज शरीफ को भी इतने संगीन करप्शन के केसेस में और इतने ठोस शवाहिद होने के बावजूद उनको भी रिलीफ मिला हुआ है। हमजा शहबाज भी बाहर है। सलमान शहबाज तो आप देखें कि लंदन ही चले गए। वो सलमान शहबाज जिनके मुतल्लिक शहबाज शरीफ FIA में ये कहते हैं कि मेरे कारोबारी मामला सलमान शहबाज देख रहे थे, जिनसे ये सारी इंटेरोगेशन होनी थी, इन्वेस्टिगेशन होनी थी, उनको बाहर भिजवा दिया गया। उसके बाद आप आ जाएं मियां नवाज शरीफ पर। अब मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ये हदायत थी, सबसे आला तरीन जो अदालती फोरम है उसकी हदायत थी कि नैब जो है इनके खिलाफ केसेस बनाए। नैब ने वो केसेस बनाए, एहतसाब अदालतों ने मियां नवाज शरीफ को सज़ाएं सुनाई, लेकिन उसके बावजूद वो एक डील के तहत अपनी जो रिपोर्ट्स थी, मेडिकल रिपोर्ट्स, उनका बहाना बनाकर चले गए लंदन। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बाद में जब पता चला कि ये जो रिपोर्ट्स थी ये मैनेज की गई थी, फैब्रिकेटेड थी, वो इन रिपोर्ट्स की तहकीकात करवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें उस वक्त तहकीकात करवाने से भी मना कर दिया गया कि ये एक नया मेस बन जाएगा, एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। इसी तरह जो हमजा शहबाज हैं उनके ऊपर आप केसेस देखें, शर्जील मेमन के ऊपर जो केसेस थे, खुर्शीद शाह के ऊपर जो केसेस थे, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इशारा इस जानिब है कि ये जिनके ऊपर अरबों खरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं, जिनके खिलाफ एविडेंसेस मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद चूँकि हमारा ये करप्ट निज़ाम, बोसीदा निज़ाम, हमारा मखसूस अदालती निज़ाम जो मखसूस लोगों को मखसूस माहौल में रिलीफ देता है, इस वजह से ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये बच जाते हैं, और इंसाफ की तलाश में जो मारा मारा फिरता है वो आम इंसान। आप देखें हाशमी साहब कि कोई आम इंसान अगर ये जो गलियों मोहल्लों में चोरी करने वाले जो गटर के ढकने भी उठा लें, इनके साथ भी पुलिस क्या सलूक करती है। इस तरह का उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है कि 3 दिन के बाद जब उनको अदालत में पेश किया जाता है रिमांड के लिए, तो वो चल नहीं सकते, अपने कदमों पर चल के नहीं जा सकते। इस तरह का उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है छोटी छोटी चोरियों के केसेस में। लेकिन जब ये इतने बड़े बड़े मेगा स्कैम सामने आते हैं तो हमारा करप्ट निज़ाम इस पूरे केसेस को आगे नहीं चलने देता, और ये पूरा निज़ाम जो है असल में इस करप्शन का बेनिफिशरी है। मतलब इसमें आप बिटवीन द लाइंस हमारे जो व्यूअर्स हैं वो समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि किस तरीके से नीचे से लेकर ऊपर तक हमारा जो कानूनी निज़ाम है वो भी इसका बेनिफिशरी है। और जाहिर है कि जब इस तरह के रिलीफ मिलते हैं तो वो वैसे तो नहीं मिलते होंगे। इसी तरह जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारे हैं, इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो एहलकार हैं, हमने आपको पता होगा कि इसी प्लेटफॉर्म पे ये भी बताया था कि किस तरह से एहतसाब अदालत से आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जो करप्शन के केसेस थे उनका जो पूरा रिकॉर्ड था जो शरीफ ख़ानदान के दौर में बने थे, वो सारा रिकॉर्ड चोरी करवा लिया गया, वो सारा रिकॉर्ड ही गायब हो गया। और इस बुनियाद पर आसिफ अली जरदारी की उन केसेस से बरियत हो गई थी, और फारूक एचनाई की थे जिन्होंने उनकी बरियत ये केसेस का रिकॉर्ड चोरी करवा के दिया। फिर शर्जील मेमन का केस देख ले हाशमी साहब कि इसके अंदर नैब का एक असिस्टेंट डायरेक्टर था जिसकी अभी अपील रद्द की है सदर आरिफ अलवी ने, जिसको नौकरी से निकाला गया था, और उसके बाद उसने सदर आरिफ अलवी को अपील की थी कि मुझे मुलाजमत पर बहाल करवाया जाए। उसके मुतल्लिक जब हमने तफसीलात इकट्ठी की तो पता चला कि शर्जील मेमन के केस में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था, जो शवाहिद थे, वो नैब के ज़ाहिर है कि जिस तरह उनके मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ जगह पे रिकॉर्ड मौजूद होता है, तो वहाँ से उस शख्स ने चुराया और उस रिकॉर्ड को तल्फ कर दिया, जिसकी बुनियाद पर शर्जील मेमन को जमानत मिल गई। तो ये है हमारा निज़ाम कि नैब के अंदर भी इनकी इतनी पेनिट्रेशन है कि वहाँ पर एक ऑफिसर को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया कि पूरा रिकॉर्ड ही उसने गायब कर दिया, और रिकॉर्ड उसने गायब कर दिया। अब उसकी नौकरी तो चली गई, लेकिन उसे क्या परवाह है नौकरी की, जहाँ खरबों रुपए की करप्शन थी तो उसको उन्होंने दे दिए होंगे 20-25 करोड़ रुपए, और 20-25 करोड़ रुपए उसकी अगली 2-3 नस्लों के लिए भी बहुत हैं। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो रेज कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कि हमारा जो कानूनी निज़ाम है ये फंदा जो बुनता है और ये जो शिकंजा कसता है, ये आम शख्स के गिर्द तो कसता है, लेकिन जब इसका सामना होता है ये बड़े बड़े मगरमच्छों से जिन्होंने करप्शन की होती है, तो उसके सामने हमारा निज़ाम बेबस हो जाता है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब बार बार ये कहते हैं कि एक माफिया है, तो वो माफिया इस सिस्टम के अंदर बैठा हुआ है, और ये जो पूरा माफिया है इसको हमारे जो साबिक हुक्मरान रहे हैं उन्होंने क्रिएट किया,
अपने सियासी मफादात की प्रोटेक्शन के लिए और अपने इस किस्म के कानूनी मामलात जो हैं करप्शन के, बेज़ाब्तियों के, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। और ये पूरा माफिया इतनी जल्दी गिराया नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारे निज़ाम के साथ इस तरह से जोंक की तरह हमारे निज़ाम ठीक है, का ये खून चूस रहा है बिल्कुल और सही लिपटा है। हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये जो पूरा बयान था वो उसका सियाको सबाक ये था, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं, और मैं आपकी बात से इत्तफाक नहीं करता कि बिल्कुल भी एहतसाब नहीं हुआ। जिस किस्म का एहतसाब पिछले 3 साल में हुआ है, इस किस्म के एहतसाब का पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ कानून बिकता हो, वहाँ पर इस किस्म के एहतसाब का भी हाशमी साहब कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया था। किसी ने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि शहबाज शरीफ को इतने महीने जेल जाना पड़ेगा, हमजा शहबाज को जेल जाना पड़ेगा, मियां नवाज शरीफ को जेल जाना पड़ेगा, अगरचे वीआईपी जेलें ही सही, आसिफ अली जरदारी को भी जेल जाना पड़ा, खुर्शीद शाह को जाना पड़ा, शर्जील मेमन को जाना पड़ा। तो बहरहाल कुछ ना कुछ तो बेहतरी हुई है, लेकिन जाहिर है कि एक आइडियल सिस्टम नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लहजे में जो एहतसाब के हवाले से थोड़ी सी मायूसी हमें नजर आई, वो इस वजह से नजर आई कि हमारा कानूनी निज़ाम बहुत कमज़ोर है। सब ठीक है, आपने एग्जांपल्स दी कि ठीक है वो जा रहे हैं, उन्हें पकड़ के अंदर भी किया गया, जेलों में भी रहे, लेकिन सर मंतकी अंजाम तक मैं अगर आम पाकिस्तानी हूं तो मैं तो देखूंगा कि नवाज शरीफ मुल्क में से बाहर है, अपना इलाज करवाने के लिए गया, कभी वापस नहीं आया। मैं शहबाज शरीफ को देखूंगा, ठीक है जेल में गए, साहब बहादुर 2 साल रहे, बेटा भी रहा, एक बेटा भाग गया। तो एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से वो लोग जो हम पे हुकूमत कर रहे हैं, हमने तो सर उनकी तरफ देखना है कि इनका एहतसाब हुआ या नहीं हुआ। बाकी जितनी मर्जी रिकवरीज हुई, सब कुछ हुआ, बिल्कुल सही है। अब आप मेरा एक सवाल भी आप ले लें और इस पर मैं चाहूँगा कमेंट भी करें। आपने फारूक अशनाई साहब के सर कल के दलाइल सुने, वो ये कहते हैं कि नैब ऑर्डिनेंस आ गया, लिहाजा मेरी जान माफ़ी करवाई जाए। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम किसी किस्म का ताउन नहीं करेंगे। तो अब इस पे भी सवाल ये है कि जब ये पार्लियामेंट में नैब ऑर्डिनेंस सर पेश किया जाएगा, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब फंस गई है? उन्हें इसको बाकायदा इसकी सपोर्ट में खुलकर सामने आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा? देखिए, एक तो जो इमरान खान साहब के बारे में आपने कमेंट किया, इमरान खान मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो किसी अदालत के जज नहीं हैं, वो कोई एफआईए के ऑफिसर नहीं है, वो चेयरमैन नैब नहीं है, वो किसी और तहकीकाती इदारे के ऑफिशियल नहीं है। तो जो कुछ वो कर सकते थे एहतसाब का अमल आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने किया। बाकी जो काम करना था वो तो एहतसाब के इदारों ने करना था, और मैं समझता हूँ कि एहतसाब के इदारों ने भी कोई बुरा काम नहीं किया। लेकिन जब ये केसेस पहुँचते हैं अदालतों में, तो वहाँ से अगर बड़ी बड़ी कानूनी टीमें वहाँ पर अपना असर और रसूख भी इस्तेमाल करती हैं, अदरवाइज भी उनके पास बड़े इस किस्म के मसाइल हैं कि वहाँ से वो रिलीफ ले लेते हैं, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो ये नहीं कर सकते ना कि दीगर हुक्मरानों की तरह सर कोई कसूर नहीं है, और ये करना शुरू कर दें जजों को, इतनी सजा दे दो, इतनी ये, क्योंकि वो डिक्टेटर तो नहीं है ना, ये वो कोई मार्शल लॉ तो नहीं लगाया हुआ कि वो फोन करे, नहीं सर, या नहीं, जिस तरह शहबाज शरीफ करते थे। राज साहब ये आर्गुमेंट ही खैर गलत तरफ चला गया कि शायद मैं कह रहा हूं कि ये गलती प्राइम मिनिस्टर की है। सर मैं तो निजाम के ऊपर आवाज नहीं, आप ये नहीं कह रहे, लेकिन आप अदालती रिफॉर्म्स ले आए सर। जी, अदालती रिफॉर्म्स कौन ले आए? अदालती रिफॉर्म्स कौन लेके आएगा? सुप्रीम कोर्ट को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के सर ये हुकूमत की मर्जी से होगा। हुकूमत ने इनिशिएट किया, लेकिन इसके अंदर बहुत से स्टेक होल्डर हैं। आपकी जो बार काउंसिल्स हैं वो इसकी स्टेक होल्डर हैं, जो आपकी अदालतें हैं वो इनकी स्टेक होल्डर हैं। हुकूमत ने एक मरतबा नहीं, 2 से ज़ायद मरतबा इनिशिएट किया। आपको पता होगा कि साबिक चीफ जस्टिस के साथ, जस्टिस आसिफ सईद खोसा के साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये अदालती और कानूनी इस्लाहात की बात की थी। लेकिन जाहिर है कि हमारी जब अदालतें जो मरकजी स्टेक होल्डर हैं, हमारी जो बार काउंसिल्स हैं वो स्टेक होल्डर हैं, जब तक उधर से कोई मस्बत पेशरफ ना हो, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कोई पेशरफ नहीं कर सकते। वो कितनी पेशरफ कर सकते हैं? और उनके 7-8 इजलास रोजाना उन्होंने चेयर करने होते हैं और इतने मामलात देखने होते हैं। तो जिन इदारों को ये काम करना चाहिए, ये उनका अपना फर्ज है, उनको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। यहाँ तो हमारे कानूनी निज़ाम का ये हाल है, ये कानूनी निज़ाम का हाल है कि वकील जो हैं वो किस तरह से जजों को भी धमकाते हैं, उनको मारते भी हैं, पीटते भी हैं, और हमारे जज साहबान उनसे डरते हैं, खौफजदा होते हैं। बाकियों के ऊपर तो वो तौहीन अदालत के एक मिनट के बाद
नोटिस जारी करते हैं, लेकिन उनके सामने बिल्कुल ना कभी कोई तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हैं, ना उनके लाइसेंस कैंसिल होते हैं। तो अब आप बिटवीन द लाइंस जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो हमारे व्यूअर्स समझ रहे होंगे, और ये मैसेज जितना हम दे सकते हैं कि कोई तौहीन अदालत जो है दो टोक के ऊपर भी ना लग जाए, तो जितना हम मैसेज दे सकते हैं इसको समझना चाहिए। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फारूक अशनाक साहब ने जो दलील दी कि नया ऑर्डिनेंस आ गया, पीपल्स पार्टी सर जाएगी पार्लियामेंट के अंदर इसकी बाकायदा फुल सपोर्ट के अंदर? देखिए, हमारे ज़राए ने तो हाशमी साहब हमें पहले ही बताया था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जब चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन का मामला सामने आया था तो एक खुफिया पैगाम पहुंचाया गया था। अगरचे चेयरमैन नैब कोई ज़्यादा ख्वाहिशमंद नहीं थे एक्सटेंशन के लिए, लेकिन एक खुफिया पैगाम पहुंचाया गया था कि अगर आपकी एक्सटेंशन हुकूमत करेगी तो हम ऐसे ही एक दो स्टेटमेंट दे देंगे, लेकिन हमें कोई एतराज़ नहीं है आपकी एक्सटेंशन पर। उसका मकसद ये था कि किसी तरीके से नैब से कोई रिलीफ हासिल किया जाए और एक आप ये कह सकें कि पॉजिटिव सिग्नल दिया जाए चेयरमैन नैब को। लेकिन जो हमारी नैब ज़राए से बात हुई है, उनका कहना है कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है, इस ऑर्डिनेंस की कोई शिक ऐसी नहीं है कि जिसके तहत आसिफ अली जरदारी के ऊपर फर्द जुर्म आयद ना की जाए। अगरचे फारूक अशनाक ने अपना ये मौक़िफ़ अदालत के अंदर रखा था, लेकिन नैब ज़राए कहते हैं कि उनका नहीं ख्याल कि ये फर्द जुर्म सिर्फ इस ऑर्डिनेंस की वजह से कुछ टल सकती है। राज साहब, 12 अक्टूबर को लेकर काफ़ी शोर मचाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर भी, और खैर बातचीत तो हो रही है। हमारा ख्याल था कि 12 अक्टूबर को लेकर नवाज शरीफ साहब हसन नवाज के दफ्तर से बाहर आएंगे नून लीग की कारकुनों के हमरा, और फिर उनके हाथ में एक पर्ची होगी और फिर कोई सहाफ़ी कहेगा कि जनाब आज 12 अक्टूबर है, शब खून मारा गया जमहूरियत के ऊपर, और ये हुआ और वो हुआ, मियाँ साहब क्या कहेंगे, जुल्म हो गया। सर कोई बयान जारी नहीं हुआ, कुछ नहीं कहा गया, खामोशी है एवन फील्ड से लेकर हसन नवाज के दफ्तर तक और लंदन के जहाँ जहाँ भी वो जाते हैं हर तरफ खामोशी है। खामोशी क्यों है राय साहब? देखिए हाशमी साहब, इस खामोशी के पीछे एक राज छुपा हुआ है। हमने कई वीडियोस देखी रिसेंटली, जब मियाँ नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकलते थे तो कुछ सहाफ़ी वहाँ मौजूद होते थे और मियाँ नवाज शरीफ जो उनको फुल टॉस आप कह सकते हैं कि बॉल दी जाती थी, उस पर वो कोशिश करते थे कि कोई चौका छक्का लगा दें। लेकिन इस मरतबा जब वो 12 अक्टूबर को निकले अपनी रिहाइशगाह से बाहर, तो वो वीडियो भी हमने देखी। ज़ाहिर है कि बतौर सहाफ़ी हमारा ये काम है कि हम देखें कि कौन क्या कह रहा है और उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या सियाक़ो सबाक़ है। तो उसमें मियाँ नवाज शरीफ से एक सहाफ़ी ने सवाल कर लिया कि 12 अक्टूबर के मुतल्लिक़ आप क्या कहेंगे। अब इससे पहले जब भी कोई बात होती थी तो उनसे सवाल ही इस किस्म का किया जाता था कि ओहो देखें हुकूमत कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही, ओहो देखें आपका बयानिया दुरुस्त साबित हो गया। लेकिन इस मरतबा किसी सहाफ़ी ने 12 अक्टूबर के हवाले से सवाल कर लिया और उसका गुमान ये था कि मैं एक फुल टॉस दे रहा हूँ मियाँ नवाज शरीफ को, और वो कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर जो जिस तरह से आपने कहा कि बताएंगे पूरी हिस्ट्री। जिस तरह से पहले वो दावे करते रहे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जर्नैल आ गए, उन्होंने उनसे इस्तीफ़ा मांगा और मैंने ये कहा कि मैं जान दे दूंगा, ज़िंदगी दे दूंगा, लेकिन इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। लेकिन हुआ ये कि मियाँ नवाज शरीफ ने 12 अक्टूबर का जो सवाल था वो पूरा गोल कर दिया। और उसकी वजह ये थी हाशमी साहब कि उससे पहले एक मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ था और ये जो DGISI वाली सिचुएशन है वो उस वक्त चल रही थी, और शहबाज शरीफ ने ये तय किया था कि 12 अक्टूबर के हवाले से जो पहले तकरीबात होती थीं पाकिस्तान में भी, और उसमें ये दावे किए जाते थे कि जो मार्शल लॉ लगा उसके अंदर मियाँ नवाज शरीफ पर जो इल्ज़ामात लगाए गए वो बड़े झूठे थे, फ़ौज मुखालिफ बयानात दिए जाते थे, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बातें की जाती थीं। लेकिन इस मरतबा तय किया गया कि इस तरह की कोई तकरीब भी नहीं होगी, और एक आधी कोई सादा सी अगर कहीं तकरीब भी होगी उसमें बिल्कुल भी ना तो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का जिक्र होगा, ना फौजी क़यादत का जिक्र होगा, ना मार्शल लॉ का हम नाम लेंगे, और इसी तरह कोई भी ऐसा हम तासुर नहीं देंगे एक ऐसी सूरत हाल में जब इस तरह लग रहा है कि कोई DGISI के मामले पर जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दरमियान कोई इख्तलाफ हो गया है। तो एक साजिश के तहत इस सिचुएशन से वो फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। उसके बाद शहबाज शरीफ ने मियाँ नवाज शरीफ को ये पैगाम दिया था कि 12 अक्टूबर के हवाले से आपने भी किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं देना, क्योंकि मैं इस वक्त कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सिचुएशन है DGISI के हवाले से, इसमें से फ़ौज के साथ रब्ता करके कोई डील वगैरह हासिल करने की कोशिश करूँ, क्योंकि 2023 का इलेक्शन बिल्कुल सर पे है
और इसी वजह से नून लीग जो है वो इस किस्म के ट्रेंड्स भी चलाती रही, इस किस्म के स्टेटमेंट्स भी देती रही कि जिससे फ़ौज को उकसाया जाए। तो मियां नवाज शरीफ ने वो जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया था वो फौरी तौर पर दफन किया ज़मीन के अंदर, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि शहबाज शरीफ के पास बिल आखिर एक मौका ऐसा आ गया है कि शायद वो कोई खुशनुदी हासिल कर लें इस्टेब्लिशमेंट की, शायद वो कोई रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो जाएं। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ भी खामोश रहे। 12 अक्टूबर पर मरियम नवाज, जिनका ट्विटर और अदरवाइज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ही धुआंधार एक और जारहाना रवैया अख्तियार करती हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर खामोश रहीं। उन्होंने भी 12 अक्टूबर के हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इनके जो हार्ड लाइनर्स हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज रशीद जैसे लोग, उन्होंने भी किसी किस्म का स्टेटमेंट दिया। उल्टा शाहिद खाकान अब्बासी टीवी पर अपीयर हुए 12 अक्टूबर को और उनसे पूछा गया कि 12 अक्टूबर के दिन की मुनासबत से आज आप क्या समझते हैं कि DGISI की तकर्री का अख्तियार किसके पास होना चाहिए, क्योंकि आप तो इससे पहले सिविल बालादस्ती का नारा लगाते रहे हैं, आप तो ये कहते रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के अख्तियारात में फौजी क़यादत मदाखलत करती रही है। उस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने एंकर को हैरान कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ा गलत काम किया है, DGISI की तकर्री जो है असल में आर्मी ही करती है और आर्मी चीफ का ही इस्तेहकाक होता है। तो हाशमी साहब, जिस वक्त इनको जो बयानिया सूट करता है उस वक्त वो बयानिया अपना लेते हैं। इस वक्त चूँकि इनको लग रहा है, और ये इनकी एक नाकाम कोशिश है कि जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ये दोनों तरफ एक एहसास मौजूद है, पिंडी में भी, इस्लामाबाद में भी, सिविल हुकूमत में भी और मिलिट्री के हलकों में भी, कि कुछ हल्के ये जो सिचुएशन है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस साजिश का शिकार नहीं होंगे और ना ही शहबाज शरीफ की ये जो एक डील की कोशिशें हैं वो कामयाब होंगी। लेकिन बहरहाल उनको एक चांस नज़र आया है, एक उम्मीद की किरण नज़र आई है। इस कॉन्टेक्स्ट में मियां नवाज शरीफ ने अपना जो बयानिया है उसको दफन किया है। और इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान जो GHQ पर धरनों की धमकियाँ देते थे, वो अब कहते हैं कि मुल्क के सबसे प्रीमियर इदारे का वकार मजरू कर दिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। तो सब समझते हैं, क्या हमारी फ़ौज को नहीं पता कि ये उनके खिलाफ किस किस्म की साजिशें करते रहे हैं पूरे PDM के प्लेटफॉर्म से। तो इस वक्त ये जो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं ये कोई कामयाब नहीं होगी। बहुत शुक्रिया राय साहब। व्यूअर्स, ये हमारा आज का दो टोक था। अपने कमेंट्स भेजिएगा। आज हमारी खबर PI के हवाले से रह गई, इस पर हम कल अपना जो है वो राय साहब से खबर लेंगे। कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।